गुड मॉर्निंग बच्चों। हाउ आर यू? कैसे हो? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी ठीक होंगे और पढ़ने की कंडीशन में होंगे। मैं आपका लवली एंड हैंडसम फिजिक्स टीचर पुष्पिंदर धाकर अपने प्यारे यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। धाकर फिजिक्स जो मेरा यूट्यूब चैनल है, यहाँ आपको फिजिक्स एकदम लवली, इजी और धाकड़ कॉन्सेप्ट से पढ़ने को मिलेगी। और वही मेरा पुराना वादा जो मैं आपसे हर वीडियो में करता हूँ और इस वीडियो में भी करूँगा कि इस चैनल पर आप फिजिक्स पढ़ के एक दिन फिजिक्स में धाकड़ हो जाओगे। और वही डायलॉग कि मैं अपना वादा नहीं टूटने दूंगा, भले ही तुम्हें तोड़ दूंगा। तो अगेन वेलकम टू धाकड़ फिजिक्स। एक बार और आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। तो चलते हैं वही पुराना टॉपिक, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। मोशन इन स्ट्रेट लाइन जो कि हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में ये डिस्कस किया था। और आपको पता है कि मोशन इन स्ट्रेट लाइन तक हम कैसे आए थे। आपको पता है ये मैकेनिक्स का पार्ट है, मैकेनिक्स में काइनेमेटिक्स का पार्ट है, और काइनेमेटिक्स में हम मोशन इन स्ट्रेट लाइन पढ़ते हैं। डन। अब वही लास्ट रिवीजन, लास्ट लेसन हमने किसके बारे में पढ़ा था? मैंने अभी बताया था आपको, मैकेनिक्स के बारे में पढ़ा था बच्चों। यस सर। हमने काइनेमेटिक्स के बारे में पढ़ा था। यस सर। और हमने डिस्कस कर रहे थे हम क्या? रेस्ट और मोशन। क्या डिस्कस कर रहे थे? रेस्ट और मोशन डिस्कस कर रहे थे। तो मैंने कहा था कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी बॉडी है, वो एक पर्सन के लिए, जैसे कोई भी बॉडी हो गई बेटा, ठीक है। अब मान लो कि यहां से कोई पर्सन है और एक दूसरा पर्सन यहाँ पे। डन। ये कोई बंदी है, ये कोई बंदा है। तो बंदी और बंदा दोनों हैं, एक ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, एक बॉडी को देख रहे हैं। तो सेम टाइम पर दोनों के लिए किस पर बेटा? सेम टाइम पर ये बॉडी किस में हो सकती है? रेस्ट में भी हो सकती है और मोशन में भी हो सकती है। बोलो है कि नहीं है? यस सर। कुछ बच्चे कह रहे होंगे पता ही नहीं सर कैसे हो सकती है। मैंने आपको बताया था ना कि बस में बैठ के, मैंने आपको ये बताया था ना लास्ट में कि बस में बैठ के जब मैं किसके साथ जा रहा था? चंपा के साथ जा रहा था। किसके साथ जा रहा था? चंपा के साथ। तब आप रोड पे खड़े होके देख रहे थे ना मुझे और चंपा को, दोनों को देख रहे थे ना? देख रहे थे। तो आपने देखा कि जब बस चल रही है तो मेरे लिए चंपा किस में? रेस्ट में। किस में? रेस्ट में। और आपके लिए चंपा किस में? मोशन में। किस में? मोशन में। तो इसका मतलब चंपा एक ही है। ये कौन है? चंपा। और आप देख रहे हो चंपा एक पर्सन के लिए मोशन में है और एक पर्सन के लिए रेस्ट में है कि नहीं है? तो मैंने कहा था ना कि एक बॉडी सेम टाइम पर रेस्ट और मोशन दोनों में हो सकती है। हो सकती है दोनों में। एक ही बॉडी है, वो एक ही टाइम पर रेस्ट में भी हो सकती है और मोशन में भी हो सकती है। ओके। और दो पर्सनों के लिए। अब बात ये है, तो ये डिपेंड किस पे करता है? तो आप देख रहे हो ना, डिपेंड सब कुछ किस पे कर रहा है? ऑब्जर्वर पर। किस पर? ऑब्जर्वर पर। तो ये तो फिक्स है कि ऑब्जर्वर पर डिपेंड करता है। और ऑब्जर्वर के साथ साथ एक चीज और है बच्चों, क्या? वो है फ्रेम। कि ऑब्जर्वर जो है वो कहां से देख रहा है। ऑब्जर्वर जो है वो इस चीज को कहां से देख रहा है? तो जहां से देख रहा है, जैसे आपको पता है, आप कहां से देख रहे हो? आप रोड से देख रहे हो। कहां से देख रहे हो? रोड से। और मैं कहां से देख रहा हूं? मैं बस में बैठ के देख रहा हूं। कहां से देख रहा हूं? बस में बैठ के। तो आपने देखा कि आपके लिए फ्रेम क्या हो गया? रोड। और मेरे लिए क्या हो गया? बस। हुआ कि नहीं हुआ? हुआ सर। इसका मतलब क्या हुआ कि ऑब्जर्वर पे तो डिपेंड करेगा ही करेगा। ऑब्जर्वर के साथ ऑब्जर्वर कौन से फ्रेम में से देख रहा है, मतलब कि ऑब्जर्वर से जो फ्रेम क्या करता हो? रिलेट करता हो, उससे संबंध रखता हो, उस उस फ्रेम पे भी क्या करता है? डिपेंड करता है। और जो फ्रेम ऑब्जर्वर से रिलेटेड होता है, ऑब्जर्वर से क्या होता है? रिलेट होता है, उस फ्रेम को बोलते हैं क्या? रेफरेंस फ्रेम। क्या बोलते हैं? रेफरेंस फ्रेम। मैंने कहा था ना लास्ट में कि रेफरेंस फ्रेम की चर्चा होगी, तो हुई ना? समझ में आया रेफरेंस फ्रेम क्या होता है? मैंने कहा कि एक बॉडी सेम टाइम पर दो बंदों के लिए, या एक बंदा एक बंदी के लिए किस में हो सकती है? रेस्ट में भी हो सकती है और मोशन में भी हो सकती है। यहाँ देखो आपको दिख रहा है ना? क्लियर दिख रहा है सर? अब इसका मतलब कोई भी बॉडी रेस्ट में कि मोशन में, वो किस पे डिपेंड करता है? ऑब्जर्वर पर। और ऑब्जर्वर के साथ साथ किस पे डिपेंड करता है? उस फ्रेम पर जिस फ्रेम में से ऑब्जर्वर देख रहा है। अब मान के चलो कि आप भी अगर बस में चढ़ जाते और ऐसे बस के पीछे वाली सीट पे आप बैठे होते, तो फिर क्या होता? चंपा आपके लिए भी मोशन में होती, आपके लिए भी रेस्ट में होती और मेरे लिए भी रेस्ट में होती। अब ऑब्जर्वर तो दोनों अलग अलग है। तो इसका मतलब ये भी तो डिपेंड कर रहा है ना कि ऑब्जर्वर कहां से देख रहा है। डन।
तो इसका मतलब याद रखना है कि ऑब्जर्वर के साथ जो फ्रेम जुड़ा हुआ है, जिस फ्रेम में से ऑब्जर्वर चीजों को क्या कर रहा है, ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर रहा है, उसको देख रहा है, वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा रेफरेंस फ्रेम। क्या कहलाएगा बच्चों, रेफरेंस फ्रेम कहलाएगा। आई बात समझ में। रेफरेंस फ्रेम किसको बोलेंगे, कि ऐसा फ्रेम जो ऑब्जर्वर से रिलेटेड करता हो, जिसमें ऑब्जर्वर खड़ा होके या बैठ के, जैसे भी है लेट के, ऑब्जेक्ट्स को क्या कर रहा हो, ऑब्जर्व कर रहा हो। डन। तो देखो वही आ गया रेफरेंस फ्रेम, द फ्रेम अटैच्ड विद द ऑब्जर्वर। आगे ना बात समझ में, द फ्रेम अटैच्ड विद द ऑब्जर्वर, मतलब कि ऑब्जर्वर से अटैच्ड फ्रेम विद रेस्पेक्ट टू विच we talk about the rest or motion of another particle is called the frame of reference। आया समझ में। ये कह रहा है द फ्रेम अटैच्ड विद द ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर से अटैच फ्रेम विद रेस्पेक्ट, जिसके रेस्पेक्ट में, टू विच वी टॉक, हम बातचीत करते हैं, हम डिस्कस करते हैं, अबाउट द रेस्ट और मोशन, रेस्ट और मोशन का ऑफ अनदर पार्टिकल, किसी अन्य पार्टिकल के। तो ऐसा फ्रेम जिसमें जो ऑब्जर्वर से अटैच करता हो, और जिस फ्रेम में हम किसी अन्य पार्टिकल का क्या करते हैं, हम देखते हैं कि वो पार्टिकल जो है वो रेस्ट में कि जुड़ा, प्रेक्षक के साथ जुड़ा वह फ्रेम जिसके संबंध में हम किसी अन्य कण के आराम या गति के बारे में बात करते हैं। आराम का मतलब यही है यहाँ विराम स्थिति, रेस्ट। कौन सी स्थिति बेटा, विराम स्थिति। डन। आराम, आराम वो वाला आराम नहीं है, ठीक है। हाँ, तो रेफरेंस फ्रेम समझ में आया, आया। अब बात एक चीज और है, बात यह है कि रेफरेंस फ्रेम तो आपकी समझ में आ गया, डन। अब एक चीज बताओ कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट को देख रहे हो, क्या कर रहे हो, किसी भी ऑब्जेक्ट को आप देख रहे हो। डन। तो आप एक चीज देखो, किसी भी ऑब्जेक्ट को देखते वक्त, कि मान लो एक पेड़ है, क्या है, एक पेड़। ये पेड़ नहीं बना बेटा, कुछ और बन गया है, पेड़ बनाते हैं, ट्री। मान लो एक ट्री है। डन। यस। अब इसको तीन पर्सन देख रहे हैं, यहां से देख रहा है, यहां से देख रही है मानो चंपा, और यहां से देख रही है बसंती। कौन, बसंती। डन। दोनों, और यहां से मान लो देख रही है डॉली। कौन देख रही है, डॉली। चंपा, बसंती और डॉली, तीन देख रही हैं। डन। तीनों, कोई पेड़ है, उस पेड़ को बसंती और डॉली तीनों देख रही हैं। डन। ओके, एक ही पेड़ को। अब मान लो कि मैं कहूं कि चंपा, चंपा पेड़ से मान लो कि 2 मीटर की डिस्टेंस पे, बसंती 5 मीटर के डिस्टेंस पे, और डॉली 10 मीटर के डिस्टेंस पे। डन। तो अगर मैं चंपा के रेस्पेक्ट में बात करूं बच्चों, किसके रेस्पेक्ट में बात करूं, चंपा के रेस्पेक्ट में, तो पेड़ की पोजीशन अलग है कि नहीं है, है। अगर मैं बसंती के रेस्पेक्ट में बात करूं तो पेड़ की पोजीशन अलग है, और डॉली के रेस्पेक्ट में बात करूं तो पेड़ की पोजीशन अलग है। अब ये तो अपना कैसा ऑब्जेक्ट हो गया, रेस्ट ऑब्जेक्ट। कैसा ऑब्जेक्ट, रेस्ट। कि अब चंपा, डॉली, बसंती इसको कभी भी देखेंगे इतनी दूरी से खड़ा होके तो इस जगह रहेगा। अब मान लो इस पेड़ की जगह, ट्री की जगह, मान लो कि कोई मूविंग कार होती, क्या होती, मूविंग कार होती कि नहीं होती। डन। अब अगर मूविंग कार होती तो तुम्हें पता है कार चल रही होती, कार क्या होती, चल रही होती ना। अगर मूविंग कार होती तो कार क्या होती, चलती। और कार अगर चलती तो आपको पता है कि मान लो जब इन्होंने कार को देखना स्टार्ट किया, क्या किया, इस कार को देखना स्टार्ट किया, तो मान लो कि ये इतनी डिस्टेंस पे थी, लेकिन कुछ टाइम बाद कार चेंज होगी कि नहीं होगी। मान लो कि इन्होंने 11 बजे कार को देखा, 11 AM, देन 11 AM, और फिर ये 11:05 AM पे देखती, तो कार की पोजीशन चेंज होगी कि नहीं होगी, हो जाएगी। या मान लो किसी चलते हुए इंसान को देख रही है तो पोजीशन चेंज होगी कि नहीं होगी, होगी। तो आप देख रहे हो कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन बताने के लिए, हाँ, एक तो उसकी पोजीशन बतानी है, मतलब वो कहां है, और दूसरा कब है, दोनों चीज, वेयर और व्हेन, दोनों में हम देख रहे हो। टाइम के साथ मान लो हम कह रहे हैं कि इन्होंने तीनों ने पेड़ को देखा 11 बजे, तो पेड़ 11 बजे इससे 2 मीटर पे था, 5 मीटर पे था और 10 मीटर पे था, फिर उन्होंने 11:10 पे देखा, 11:10 पे, तभी भी पेड़ यही है। तो इसका मतलब टाइम के साथ इसका जो, इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो चेंज नहीं हो रहे। डन। अब मान लो कार के तो हो रहे हैं ना, अगर कार को 11 बजे देखते हैं और कार को 11:10 पे देखते हैं,
क्योंकि मूविंग कार है, चलती हुई कार है। हो रहे कि नहीं हो रहे? तो इसका मतलब किसी भी चीज की पोजीशन बताने के लिए एक तो क्या चाहिए, कोऑर्डिनेट्स, और एक चाहिए टाइम। तो हम बोलेंगे जो कोऑर्डिनेट्स चाहिए इनको बोलते हैं स्पेस कोऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं बेटा? स्पेस कोऑर्डिनेट। क्या चाहिए? स्पेस। और वैन मतलब टाइम कोऑर्डिनेट, मतलब हमें टाइम भी तो बताना है ना। तो किसी भी चीज की पोजीशन को एक्सप्लेन करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए? स्पेस कोऑर्डिनेट, टाइम कोऑर्डिनेट, और तीसरा वो बंदा जो बता रहा है, मतलब ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर भी तो चाहिए ना भाई। डॉली ऑब्जर्वर होगी तो स्पेस कोऑर्डिनेट अलग होंगे, हो सकता है टाइम कोऑर्डिनेट तीनों के लिए सेम हो। फिर अगर चंपा अगर ऑब्जर्वर है तो चंपा के लिए स्पेस कोऑर्डिनेट अलग होंगे, और बसंती अगर है तो बसंती के लिए अलग होंगे। अब आपको पता है स्पेस कोऑर्डिनेट बताने के लिए क्या होता है? एक्स वाई जेड होता है कि नहीं होता? फ्रेम लेते हैं ना एक्स वाई जेड, कि एक्स के रेस्पेक्ट में कितना है, वाई के रेस्पेक्ट में कितना है, और जेड के रेस्पेक्ट में। एक्स वाई जेड में आप किसी भी ऑब्जेक्ट का क्या बता सकते हैं? स्पेस कोऑर्डिनेट बता सकते हैं। क्या बता सकते हैं? स्पेस कोऑर्डिनेट बता सकते हैं। आई बात समझ में? यस। डन। तो ये चीज समझ में आई कि नहीं आई? तो हमने देखा कि रेफरेंस फ्रेम बहुत है कि रेफरेंस फ्रेम है तो हम बता सकते हैं कि कोई बॉडी रेस्ट में है कि मोशन में। रेफरेंस फ्रेम पर डिफाइन होगा, रेफरेंस फ्रेम होगा तो ऑब्जर्वर होगा। अब जिस बॉडी को बता रहे हैं ये भी तो बताना है ना वो कहाँ है, उसकी पोजीशन क्या है। तो पोजीशन बताने के लिए क्या चाहिए? स्पेस कोऑर्डिनेट, टाइम टाइम कोऑर्डिनेट, और ऑब्जर्वर तो चाहिए ही चाहिए। देखो यही चीज। तो मैंने कहा कि पोजीशन बताने के लिए वेयर, तो उसके लिए क्या आएंगे अपने? स्पेस कोऑर्डिनेट जो एक्स वाई जेड होंगे। फिर वैन बताना है तो मतलब टाइम कोऑर्डिनेट होंगे, टाइम कोऑर्डिनेट। और अगर हमें बताना है हु रिपोर्टेड, मतलब ऑब्जर्वर। कौन? ऑब्जर्वर होगा। डन। तो मैं कहूंगा द पोजीशन ऑफ अ पॉइंट इज एक्सप्रेस्ड बाय पोजीशन वेक्टर। देखो पोजीशन वेक्टर मान लो कि हम एक्स वाई जेड ले लेते हैं। बेटा ये नोट करने के बाद ये बनाना है, ओके? हिंदी मीडियम वाले ना सोचें, इसको इंग्लिश में लिख लेना, ठीक है? ये है एक्स, ये वाई, और ये जेड। तो मान लो कि मैं एक पी पॉइंट ले लेता हूं। क्या ले लिया मैंने इस जगह? पी पॉइंट। अब पी पॉइंट ले लिया तो आप देखो पी पॉइंट है तो इसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई और जेड मान लिए। तो इसका पोजीशन वेक्टर लिखूंगा तो क्या लिखूंगा? पोजीशन वेक्टर किसका लिखा जाएगा? तो एक्स, एक्स में आई कैप, वाई में जे कैप, और जेड में के कैप। इतना तो आपको पता होगा कि एक्स के रेस्पेक्ट में क्या लेते हैं बेटा? आई कैप में क्या लेते हैं? जे कैप, और जेड के रेस्पेक्ट में के कैप। मान लो कि एक्स में ये पॉइंट होता है ऐसे मान के चलो 2 मीटर पे, और वाई में होता 3 मीटर पे, और जेड में होता 5 मीटर पे। तो इसके कोऑर्डिनेट कैसे लिखते हैं? पोजीशन पोजीशन वेक्टर कैसे लिखते हैं इसका? 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 5 के कैप। आई बात समझ में? आई कि नहीं आई? आ गई सर। तो बताओ किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को बताना सीखे कि नहीं सीखे? गए कि एक तो स्पेस कोऑर्डिनेट चाहिए, एक टाइम कोऑर्डिनेट चाहिए, और कौन रिपोर्ट कर रहा है वो ऑब्जर्वर चाहिए। और जो पॉइंट हैं उनको हम किस में रिप्रेजेंट कर सकते हैं? पोजीशन वेक्टर में कर सकते हैं। तो पॉइंट मान लिया पी एक्स वाई जेड, और इसका पोजीशन वेक्टर होगा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। तो बताओ, अगर मैं बताऊं आपको रेफरेंस फ्रेम आपकी समझ में आया कि नहीं आया? बताइए जल्दी मेरे साथ बोलिए कि ऐसा फ्रेम जो ऑब्जर्वर से जुड़ा हो, जहां से हम किसी अन्य पार्टिकल के रेस्ट और मोशन की क्या करते हो बेटा? चर्चा करते हो, उसको क्या बोलते हैं? रेफरेंस फ्रेम। क्या बोलते हैं? रेफरेंस फ्रेम। बोलो ये बात समझ में आई कि नहीं आई? आ गई। डन। उसके बाद हमने बताया कि जिस ऑब्जेक्ट को हम देख रहे हैं, उसको देख रहे हैं तो हैं, उसकी पोजीशन भी तो बतानी है ना। क्या बतानी है बेटा? पोजीशन भी बतानी है। डन। डन। अब बात चलते हैं आगे। बात आगे चलती है कि रेस्ट और मोशन की चर्चा हो गई, अपना रेफरेंस फ्रेम की चर्चा हो गई। रेफरेंस फ्रेम के बाद हमने आपको ये बताया कि जिस ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं उसकी पोजीशन की चर्चा होगी, उसमें स्पेस कोऑर्डिनेट, टाइम कोऑर्डिनेट, ऑब्जर्वर आएगा, फिर पोजीशन वेक्टर आपको बताया। अब चलती है बेटा किसकी चर्चा? आगे देखिए आप। एक छोटी सी बात नोट लगा के आप लिख लेना कि रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स, देयर डिपेंड्स ऑन फ्रेम। दीज लिखना, दीज दीज डिपेंड ऑन रेफरेंस फ्रेम। जो किस पे डिपेंड करते हो? सॉरी किस पे करते हैं? रेफरेंस फ्रेम पे। मैंने कहा था ना रेस्ट और मोशन कैसे टर्म है? रिलेटिव टर्म। हम किसी बॉडी को डायरेक्ट ऐसे नहीं कह सकते कि वो रेस्ट में कि मोशन में। डिपेंड करेगा कि उसको कौन देख रहा है। आई बात समझ में? बता दिया ना चंपा वाले एग्जांपल से, चंपा याद रहेगी ना?
चंपा बस में तो सर के लिए रेस्ट में और हमारे लिए मोशन में, तो डिपेंड कर रहा है ना, किस पे डिपेंड कर रहा है, फ्रेम पे। ऑब्जर्वर तो कर रहा ही कर रहा है, ऑब्जर्वर के साथ किस पे, मेन किस पे करता है, रेफरेंस फ्रेम पे। तो वही विश्राम मतलब विराम और गति सापेक्ष पद हैं, ये रेफरेंस फ्रेम पे निर्भर करते हैं। और ये बात आप स्टार लगा के लिख लेना कि दुनिया में क्या है, देयर इज नथिंग लाइक कंप्लीट मोशन और कंप्लीट रेस्ट, मतलब पूर्ण गति और पूर्ण विश्राम या पूर्ण विराम जैसा कुछ नहीं है। अगर मैं आपसे कहूं कि आप कंप्लीट रेस्ट में हो तो नहीं हो। जैसे कि अब मैं चुपचाप खड़ा हूं, आप कहोगे सर आप रेस्ट में हो, नहीं हो, मैं आपके लिए रेस्ट में हूं। लेकिन अगर मुझे कोई चंद्रमा से देखे तो किस में हूं मैं, मोशन में हूं। तो इसका मतलब अब मैं कंप्लीट रेस्ट में कहाँ हुआ, किसी और इंसान कंप्लीट रेस्ट में कब होता, जब कोई भी ऑब्जर्वर मुझे किसी भी फ्रेम से देखता तो मैं उसको किस में दिखता, किस में दिखता, रेस्ट में दिखता। अब आपको पता है अगर ऑब्जर्वर चेंज होगा, उसका फ्रेम चेंज होगा, तो मैं किस में दिखूंगा, अलग अलग दिखूंगा, किसी के लिए रेस्ट में तो किसी के लिए मोशन में। अगर मैं बस में बैठा हूं तो सारे पैसेंजर के लिए मैं रेस्ट में हूं, लेकिन बाहर से कोई भी देखेगा मुझे या देखेगी मुझे तो किस में दिखूंगा, मोशन में दिखूंगा। तो इसका मतलब मैं कंप्लीट रेस्ट में नहीं हूं ना, बोला कंप्लीट रेस्ट में हूं क्या, नहीं हूं। तो कंप्लीट रेस्ट और कंप्लीट मोशन में कोई भी चीज नहीं होती, ये अपने दिमाग में सेट कर लेना। समझ में आ गई ना क्यों नहीं होती, डन, वेरी गुड, मुझे पता है तुम समझदार हो। ओके, देखो वही बात हुई है, इफ आ बॉडी, अब बता रहे हैं हम कि रेस्ट किसे कहेंगे, मोशन किसे कहेंगे। तो देखो, if a body does not change its position as time passes with respect to frame of reference, मैंने आपको फर्स्ट में डेफिनेशन दिखाई थी, वो गलती ये है सच्ची वाली, ट्रू, रेस्ट की और मोशन की, ये ट्रू है, ये आपको करनी है कि इफ अ बॉडी डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन, यदि कोई बॉडी अपनी पोजीशन चेंज नहीं करती है एज टाइम पासेज, समय बीतने के साथ, विद रेस्पेक्ट टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस, तो इट इज सेड टू बी रेस्ट। तो वो क्या कहलाएगी, वो कहलाएगी किसमें, रेस्ट में कहलाएगी। ठीक है ना, यदि कोई पिंड रेफरेंस फ्रेम के संबंध में समय बीतने के साथ अपनी स्थिति नहीं बदलता है तो इसे आराम की स्थिति में या विराम की स्थिति में बोला जाता है। और यदि रेफरेंस फ्रेम के सापेक्ष, if a body changes its position as time passes with respect to frame of reference, तो it is said to be motion। यदि कोई पिंड रेफरेंस फ्रेम के संबंध में समय बीतने के साथ अपनी स्थिति बदलता है तो इससे गति में कहा जाता है। अब अगर आपसे कोई पूछे कि सर रेस्ट क्या है और मोशन क्या है, तो आप बता दोगे ना, अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन टाइम पास होने के बाद, मतलब समय गुजरने के बाद, टाइम के गुजरने के बाद रेफरेंस फ्रेम के रेस्पेक्ट में अपनी पोजीशन को नहीं बदल रहा है तो रेस्ट में, और अपनी पोजीशन को बदल रहा है तो मोशन में है। डन। अगर तुमने इसमें से, इस डेफिनेशन में से इसको गायब कर दिया, विद रेस्पेक्ट टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और तुमने कहा, मैंने फर्स्ट में यही तो बताया था ना, अगर कोई बॉडी टाइम गुजरने के साथ, टाइम पास होने के बाद अपनी क्या कर रही है, पोजीशन चेंज कर रही है, तो वो पोजीशन चेंज नहीं कर रही है तो रेस्ट में, और कर रही है तो मोशन में है। लेकिन इस डेफिनेशन में एक चीज और क्या जुड़ेगी बेटा, क्या जुड़ेगी, क्या जुड़ेगी, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्या जुड़ेगी, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जैसे कि मैंने आपको बताया भी था, देखो अभी निकालते हैं, वो पेज होगा जरूर, देखो ये रहा, मैंने कहा था ना, इफ अ बॉडी डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन एज टाइम पासेस इट इज रेस्ट, और इफ अ बॉडी डज नॉट, इफ अ बॉडी चेंज इट्स पोजीशन विद टाइम तो इट इज सेड टू बी मोशन। तो हम कह सकते हैं, तो ये अपनी क्या थी, गलत डेफिनेशन। आई बस, क्या बात कर रहे हो सर, आपने बताई, मैंने बताई ना, क्यों, क्योंकि आप ये सीख लेते हो, तो मैंने एहसास कराया। अब को ना वहां तक कैसे पहुंचे, ये में फील हो रहा था कि अगर टाइम बीतने के साथ अपनी स्थिति, टाइम पास होने के साथ अपनी स्थिति चेंज नहीं हो रही है तो रेस्ट में, और चेंज हो रही है तो मोशन में। डन। लेकिन इसके साथ क्या जुड़ेगा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी जुड़ेगा, तब जाके क्या हो रही है, सही हो रही है। दे दिया ना मैंने प्रूफ आपको, दे दिया सर, बोलो अब सीखे ना इस चीज को अभी। और ये आ गया। अब चलते हैं आगे बेटा, इतनी बात हो गई अपनी, अब पता चल गया हमें सच्चे वाले रेस्ट और मोशन कौन है, पता चला कि नहीं पता चला, रेफरेंस फ्रेम के बारे में कुछ फीलिंग आई, आई कि नहीं आई, अरे बोल दो ना यस सर, आई है ना, अभी भी नहीं बोल रहे, इतने कमीने हो कि बस तुम्हारे मुंह से यस सर ना निकलेगा है। सुनाई दे गया मुझे,
यस सर, डन। अब आगे चलती है चर्चा, टाइप ऑफ मोशन अकॉर्डिंग टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस। आई बात समझ में? अब बात करते हैं कि जो अपनी मोशन है बेटा, इसके टाइप की, किसके, मोशन के टाइप की क्या करते हैं, बात करते हैं। इधर लेते हैं बेटा मोशन, डन। तो मोशन अपनी चलेगी बेटा तीन टाइप से, 1D, 2D और 3D। क्या लिख दिया सर ये? अरे 1D का मतलब बेटा वन डायमेंशनल। कौन सी? वन डायमेंशनल। लिखने की आवश्यकता नहीं है जब तक मैं ना बोलूं तब तक। पेन से मुझे इरिटेट होता है, ठीक है, तो पेन साइड में रख दें। 2 डायमेंशन, अब कहोगे आपको कैसे दिख रहा है बेटा, मैं फिजिक्स पढ़ाता हूँ, ठीक है। 2 डायमेंशन, और 3 डायमेंशनल। सर मजा नहीं आ रहा। मजा आएगा बेटा, मैं नाच के दिखाऊंगा तब आएगा, ठीक है। मजा चाहिए तुम्हें। देखो इधर, 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल। जिस दिन ओटी लूंगा ना उस दिन पता चलेगा तुम्हारे मजे का, ठीक है। टेस्ट भी लगेगा तुम्हारा, तो ध्यान रखें, साथ के साथ लर्न करते चलें। ऐसे कहो कि सर हम आपसे वादा करते हैं कि हम साथ के साथ पढ़ते चलेंगे, ठीक है। ये वादा तोड़ मत देना, डन। नहीं तो तुम्हें पता है वादा तोड़ने वालों के साथ क्या करता हूं मैं, उन्हें तोड़ देता हूं मैं, ठीक है। तो देखो मोशन, अब मोशन में मैंने आपको बताया 3 टाइप की है, 1D, 2D और 3D। कितनी टाइप की बेटा? 1D, 2D और 3D। अब 1D क्या होती है सर? 1D क्या होती है पूरी दुनिया जानती है। मान लो सीधी सीधी सड़क, और ऐसे बचपन में होती थी, दादी नानी वाली कहानी होती थी ना, सीधी 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 सी सड़क, बीच में से कड़क, 4 इलायची, एक अदरक, पता नहीं कैसे ऐसे होती थी। तुमने नहीं सुनी होगी, तुम ऑनलाइन बच्चे हो। मान लो कि ये कार है, और ये कार सीधी 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 किस पे चल रही है? सीधे रोड पे। कैसे रोड पे चल रही है बेटा? स्ट्रेट रोड पे। देखो पहले मैं आपको बताऊंगा कुछ मजेदार चीज, फिर मैं आपको कंफ्यूज करूंगा कि रोड कैसा है, सीधा है। तो जब पाथ सीधा है स्ट्रेट लाइन में, तो ऑब्जेक्ट किसमें? 1D में। किसमें? 1D में। 2D में, अब ऐसे सड़क और ऐसे मुड़ गई, या ऐसे गोल। मान लो कि ये पार्क है, क्या है? पार्क। और आप सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाते हो किसके साथ? चंपा के साथ। बसंती तो मेरे साथ जाते हो, बसंती को नहीं लेकर आऊंगा बट आपकी बार, ठीक है। तो आप चंपा के साथ जाते हो, चंपा आगे आगे, आप पीछे पीछे। तो आप देख रहे हो कि चंपा ऐसे घूमेगी, ऐसे घूमेगी कि नहीं घूमेगी? तो देखो ये क्या हो गई? 2D मोशन। आपकी कार ऐसे जाएगी, 2D मोशन। कौन सी मोशन बेटा? 2D मोशन। तो एक तरीके से कह सकता हूं कि 1 डायमेंशनल जो मोशन है, इसमें हम बोल सकते हैं कि जो अपनी बॉडी है, क्या है? बॉडी। वो बॉडी किसी 1 एक्सिस के अलोंग क्या होती है? मूव होती है। 1 एक्सिस मतलब अपने 3 एक्सिस है, एक्स, वाई और जेड। ये रहा बेटा जेड, डन। ओके, डन सर। एक्स, वाई, जेड, 3 हो गए। ओके। अब इनमें से बॉडी किसी भी एक एक्सिस के अलोंग अपने कोऑर्डिनेट क्या करती हो? चेंज करती हो, डन। ऐसे तो सुना होगा तुमने, यस सर, डन। उसको बोलते हैं 1 डायमेंशन। सर आपने यहाँ तो बताया स्ट्रेट लाइन, बेटा दोनों की एक ही बात तो है। बताओ दोनों की एक बात है कि नहीं है? एक बात है दोनों की, क्या? कि अगर बॉडी एक एक्सिस के अलोंग अपनी क्या करती है? पोजीशन को चेंज करती है, तो बॉडी किसमें कहलाती है? 1 डायमेंशनल। किसमें कहलाती है? 1 डायमेंशनल में। अब मैं आपसे कहूं कि एक बॉडी ऐसे मूव हो रही है, डन। कैसे मूव हो रही है? इस तरीके से। तो बताओ अब ये बॉडी कौन से मोशन में कहलाएगी? ऑप्शन ए 1D, ऑप्शन 2D, ऑप्शन 3D। सर और NOT, बताओ भाई जल्दी। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। क्या? ऑप्शन बी? यस, ऑप्शन बी। भाई आप देख रहे हो ना, बॉडी ऐसे जा रही है। कैसे जा रही है? ऐसे। तो एक कोऑर्डिनेट ऐसे, एक कोऑर्डिनेट ऐसे, दोनों के रेस्पेक्ट में चेंज हो रही है कि नहीं हो रही है? हो रही है सर। इसका मतलब आपका आंसर गलत है। क्या बात कर रहे हो सर?
यही तो फिजिक्स है। मैंने कहा कोई बॉडी ऐसे जा रही है, किसने कहा कि ये दोनों एक्सिस के अलोंग मूव हो रही है? ये जब अभी भी तो स्ट्रेट लाइन में जा रही है ना। कि सर आप फ्रेम बनाओ, तो किसने कहा कि फ्रेम ऐसे होता है? क्या एक्स ऐसे नहीं हो सकता, वाई ऐसे नहीं हो सकता और जेड ऐसे नहीं हो सकता क्या? ये है, दिख रहे हैं? इसको मान लो एक्स वाई और जेड, ये ऐसे होंगे, ऐसे नहीं हो सकते? ऐसे कैसे कैसे भी हो सकते हैं, कैसे भी एक्स वाई जेड। किसने कहा कि एक्स वाई जेड ऐसे ही बनते हैं? किसने कहा कि सिर्फ ऐसे ही बनते हैं? किसने सिखाया है तुम्हें ये? इतना गलत ज्ञान किसने दिया तुम्हें? है एक्स वाई जेड सिर्फ ऐसे ही होते हैं, किसने कहा? क्या एक्स वाई जेड ऐसे बनाऊंगा तो प्रॉब्लम है? भाई कंडीशन ये है कि एक्स वाई जेड तीनों परपेंडिकुलर होने चाहिए टू ईच अदर, एक दूसरे के लंबवत होने चाहिए। आई बात समझ में? कैसे होने चाहिए? परपेंडिकुलर होने चाहिए। कैसे होने चाहिए? परपेंडिकुलर। तभी तो। अगर परपेंडिकुलर नहीं है तो, परपेंडिकुलर नहीं है तो फिर एक्स वाई जेड नहीं है। क्या नहीं है? एक्स वाई जेड नहीं है। अब बात ये है, तो इसका मतलब ये किस में होगी? बंडी में होगी। किस में होगी? बंडी में होगी। किस में होगी? बंडी में। अब बात ये है टू डायमेंशनल, कौन सी? टू डायमेंशनल। तो टू डायमेंशन का सीधा सीधा अभी इसका एक एग्जांपल और देखो बस। इसका नहीं है, मैं जनरली पूछ रहा हूँ कि मान लो कोई बॉडी है, उसकी वेलोसिटी 2i कैप, एक बॉडी है उसकी है 2i कैप प्लस 3j कैप, और एक बॉडी है उसकी है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। तो अब बताओ इनमें से कौन सी बॉडी, ये तीन है, डन। अब इन तीनों में से बताओ कि कौन सी बॉडी 1D में, कौन सी बॉडी 2D में और कौन सी बॉडी 3D में? बताओ भाई, बताओ। सर ये तो 1D, एकदम राइट आंसर। ये 2D, एकदम राइट आंसर। ये 3D, एकदम राइट आंसर। इसका राइट है, ये रॉन्ग है। हमें पता था मास्टर तो ऐसा ही करने वाला है। मैंने कहा एक बॉडी है उस, वो दौड़ रही है ऐसे, इसका मतलब है कि वो सिर्फ एक्स के अलोंग दौड़ रही है। इसका मतलब है कि एक्स में 2 और वाई में 3, तो चलेगी तब ऐसे, उसका ऐसे ही चलेगी ना सीधी, तब एक्स में आएगा उसका 2 और वाई में जाएगा 3। चल तो वो सीधे ही रही है। तो इसका मतलब इन तीनों केस में बॉडी कैसे है? बंडी में मूव हो रही है। किस में हो रही है? बंडी में। किस में हो रही है? बंडी में। तीनों केसों में किस में हो रही है? बंडी में। आई बात समझ में? तो ये एग्जांपल याद रखोगे ना, कि अगर आपसे कोई ऐसे पूछ ले, माना कि आपसे लाइन बना के ऐसे पूछ लिया, ऐसे बताओ बेटा ये बंडी है कि 2D है, तो आप क्या कहोगे? 2D नहीं, बंडी कहना है बेटा। अब तो मेरी इज्जत बचा लेना। अगर आपको कोई ऐसे एग्जांपल दे दे कि एक पार्टिकल है, उसकी वेलोसिटी 4i कैप प्लस 3k कैप है, तो बताओ ये बंडी में मूव हो रहा है कि 3D में? तो किस में हो रहा है? बंडी में। ये एग्जांपल याद रखोगे ना, भूल तो नहीं जाओगे ना? तो बंडी और 2D। अब बात आएगी 2D की। तो 2D में होता है, जैसे बंडी में एक वन लाइन की बात की थी, 2D में बात करते हैं 2D मोशन, टू डायमेंशनल। डन। तो टू डायमेंशनल में बात होती है प्लेन की। किसकी? प्लेन। और आपको पता है प्लेन क्या होता है? प्लेन अपना एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन, एक्स जेड प्लेन। डन। तीन प्लेन होंगे। जैसे कि ये है, एक प्लेन ये हो गया, एक प्लेन ये हो गया, और एक एक और एक अपना ऐसे हो गया। तीन प्लेन हो गए अपने, हुए कि नहीं हुए? तो अब तीनों प्लेनों में से किसी में भी बॉडी अगर मूव हो रही है, तो उसको बोला जाएगा टू डायमेंशनल। जैसे कि मैं कहूं बॉडी ऐसे ऐसे मूव हो रही है, टू डायमेंशनल। जैसे सर्कुलर मोशन, बेस्ट एग्जांपल। हम बहुत अच्छी चर्चा करेंगे इसकी। किसकी? सर्कुलर मोशन की। किसमें? 2D में। और अपना एक है प्रोजेक्टाइल, किसी पत्थर को आपने ऐसे फेंका, 2D। क्या करेगा? 2D। इसके तो बहुत एग्जांपल है, जैसे मैं आपको बताऊं अभी देखो। प्रोजेक्टाइल के ये प्लेन आपको, जैसे कि मैंने कहा बॉडी को आपने ग्राउंड से फेंका, ऐसे जाएगी, 2D। देन बॉडी को आपने किसी हाइट से थ्रो किया, ऐसे ऐसे हॉरिजॉन्टली, 2D। बॉडी को आपने किसी हाइट से ऐसे थ्रो किया, 2D। बॉडी को आपने
डायरेक्ट ऐसे थ्रो किया 2D, ऐसे जाएगी तो ऐसे, देन 2D। तो देख रहे हो आप, ये प्रोजेक्टाइल के क्या है बेटा, टाइप है। कौन सी मोशन है ये, प्रोजेक्टाइल मोशन। कौन सी मोशन, प्रोजेक्टाइल। तो टू डायमेंशन के सबसे बेस्ट एग्जांपल कौन से हैं, सर्कुलर मोशन और प्रोजेक्टाइल मोशन। आई बात समझ में, आगे। अब रह गई 3D, कौन सी, 3D। बेटा 3D से कोई लेना देना नहीं है। 3D क्या है कि आप जैसे देख लो, आप आपकी जैसे मोशन है वो 3D है। आपके हो सकते हैं क्या, कीड़े मकोड़े ही तो हो आप, उड़ने वाले मच्छर मक्खी, सबकी मोशन कैसी होती है, ऐसे ऐसे जीग जाए ऐसे करते हैं ना, करते कि नहीं करते, आप भी ऐसे इधर उधर, इधर गए उधर गए, उधर उड़े उधर। 3D ये कोई काम की नहीं है फिजिक्स के अकॉर्डिंग। गैस के मॉलिक्यूल्स वगैरह ये मोशन करते हैं, हम फिजिक्स में इसको नहीं पढ़ते। फिजिक्स में हम 1D और 2D पढ़ते हैं। कौन सी पढ़ते हैं बेटा, 1D और 2D। अब देखो इनकी डेफिनेशन वगैरह लिख लीजिए। वन डायमेंशन, मोशन ऑफ अ बॉडी इन स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड वन डायमेंशनल। या बोल सकता हूं व्हेन ओनली वन कोऑर्डिनेट ऑफ द पोजीशन ऑफ अ बॉडी चेंज विद टाइम देन इट इज सेड टू बी मूविंग इन वन डायमेंशनली। ये बात बोला मैंने, बोली कि नहीं बोली, मोशन ऑफ अ कार ऑन अ स्ट्रेट रोड, मोशन ऑफ अ फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट। अगर कोई ऑब्जेक्ट ऐसे चुपचाप शांति से गिर रहा है तो क्या है, वन डायमेंशनली तो है कि नहीं बताओ। बिल्कुल। आप इसको सीधा ऊपर फेंको तब भी ऐसे जाके ऐसे आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा, तब भी क्या है, तब भी वन डायमेंशनली है। तो आगे बात समझ में, किसी भी बॉडी की स्ट्रेट लाइन में जो मोशन होती है वो वन डायमेंशनल कहलाती है। या अगर उसके कोऑर्डिनेट सिर्फ एक एक्सिस के अलोंग ही चेंज होते हैं, वन डायमेंशन कहलाती है। अब आपको पता है कि जरूरी नहीं है एक्सिस ऐसे ही हो, एक्स वाई जेड, डन, ऐसे 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 कैसे भी हो सकते हैं, डन। ये हिंदी में लिखा हुआ है, हिंदी वाले लिख लेंगे, ठीक है। अब देखो इनके एग्जाम्पल, ये ओके। और वो एग्जाम्पल भी लिख लेना, अगर बॉडी ऐसे मूव हो रही हो तो भी इसको वन डायमेंशन कहेंगे। अगर उनकी वेलोसिटी किसी की जैसे 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, और अगर 2i कैप प्लस 3j कैप ओनली ये होता, तो ये भी किसमें, वन डायमेंशनल में, ठीक है। ये याद रखना, स्टार लगा के, बड़े काम के हैं ये, ओके। तो देख रहे हो, कार की सीधी और पेड़ से सीधा फल गिरता हुआ, ओके, डन। देखिए 2D क्या है, 2D इसको एक्सप्लेन तो कर चुके हैं हम। 2D देखिए, मोशन ऑफ अ बॉडी इन अ प्लेन इज कॉल्ड टू डायमेंशन मोशन। किसी भी प्लेन में, मैंने कहा था ना, किसी भी प्लेन में बॉडी की जो मोशन होती है वो टू डायमेंशन कहलाती है। अब देखो वही कि व्हेन टू कोऑर्डिनेट्स ऑफ पोजीशन ऑफ अ बॉडी चेंज विद टाइम देन इट इज सेड टू बी मूविंग टू डायमेंशन। अगर उसके क्या चेंज हो रहे हो, टू कोऑर्डिनेट्स, ओके, पोजीशन के। सर्कुलर मोशन और प्रोजेक्टाइल मोशन, अपनी चर्चा हो गई है इस पे, हुई कि नहीं हुई है? मैंने बताया था ना सबसे बेस्ट एग्जांपल है, ओके। तो देखिए बेस्ट एग्जांपल ये अपनी ये सर्कुलर मोशन और ये प्रोजेक्टाइल मोशन आपको ऐसे मैंने दिखाई है। और अगली अपनी कौन सी बेटा, 3D, थ्री डायमेंशनल मोशन। तो मोशन ऑफ अ बॉडी इन स्पेस इज कॉल्ड थ्री डायमेंशन मोशन ऑफ फ्लाइंग कीट इंसेक्ट। ये उड़ती पतंग और कीट की, ये देखो उड़ती हुई पतंग। पतंग भी ऐसे ऐसे कैसे भी चली जाती है ना, उड़ाई होगी ना पतंग, उड़ाई कि नहीं उड़ाई है, उड़ाई है। और ये कीड़े मकोड़े, ये आम की तरह, ये यूर मोशन। कौन सी मोशन, यूर मोशन, सही है ना, कीड़े मकोड़ों की तरह। तो ये अपनी मोशन के टाइप हो गए। तो आज की वीडियो में आपको पता चला मैंने क्या पढ़ाया, रेफरेंस फ्रेम के बारे में बताया, फिर आपको पोजीशन के बारे में बताया, फिर मैंने आपको बताया कि एक्चुअली में रेस्ट और मोशन क्या है, कंप्लीट मोशन कंप्लीट रेस्ट नाम की कोई चीज नहीं होती। फिर मैंने आपको मोशन के तीनों टाइप बताए। और नेक्स्ट है अपने मोशन पैरामीटर्स, और ये आपके मोशन के पैरामीटर हैं जिनका डिस्कस बहुत अच्छे लेवल से अब करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, ओके। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल धाकड़ फिजिक्स। मैं आपका हैंडसम और लवली फिजिक्स टीचर पुष्पेंद्र धाकड़, आप मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार पुनः जाते जाते क्या करता हूँ, स्वागत करता हूँ, ओके, डन। देखते रहें।